नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, यूं तो शिवसेना और बीजेपी के बीच में नोक झोंक ये आम बात है। शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कहा सुनी या फिर आपस के झगड़े या फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, ये रोज की बात है। लेकिन अब की बार उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा आरोप लगाया है जिसके साथ में ऐतिहासिक तथ्य जोड़ दिया है और उसी के साथ अपना एक लॉजिक भी ऐड किया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी को अफजल खान की फौज कहा है। और अफजल खान की फौज क्यों कहा और आज की डेट में ऐतिहासिक रिलेवेंस क्या है, ये उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास के साथ में कंपेयर करके बताया। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, ये हम आपको पहले सुनाते हैं। अफजल खानाची स्वारी आली म्हणजे कान्होजी जेठे नाईक हे छत्रपती शिवाजी महाराजांना भेटायला जातात आणि सांगतात की खानाचा खलिता आली आहे, तर त्यांच्या भाषेमध्ये ते बोलले आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी लिहिले एक तर आम्हाला येऊन सामील व्हा, धर्मांतर करा, नाहीतर कुटुंबासकट मारले जात। आता हे ईडी इन्कम टॅक्स सीबीआय जे घराघरात घुसवत आहेत, म्हणजेच त्याचा अर्थ तोच आहे की कुटुंबासकट सामील व्हा, नाहीतर कुटुंबासकट आम्ही तुम्हाला कापून टाकू, असंच त्याचा अर्थ झाला ना। हे घराघरामध्ये तुम्ही ईडी सीबीआय घुसवताय तेव्हा ते कुटुंब कलंकित नाही होत, त्याला कलंक लागत नाही। मग तुम्हाला जर का आम्ही काही बोललं, नुसती जाणीव करून दिली, तर एवढी तुमच्या तळपायच्या मस्तकात याचं कारण काय? पहिलं हे थांबवा। माझं मत आहे उघडेपणाने आपण जाऊ, उघडे म्हणजे जाहीरपणाने लोकांच्या समोर जाऊ आणि लोकांना फैसला करू दे। पण तुम्ही तुमच्या सत्तेचा गैरवापर करता आहात, लोकांना उद्ध्वस्त करता आहात, कुटुंबाची मानसिक शांती हिरावून घेता आहात आणि ते सगळं झाल्यानंतर तुम्ही त्याला पक्षात घेऊन मानाचं मान वाटतात व लोकांमध्ये त्या लोकांनी कुटुंबाने वावरायचं। तो दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने मराठी भाषा में ये कहा कि एक जमाने में अफजल खान की फौज आती थी, रसूखदार और ताकतवर सिपह सालार और व्यापारियों को घेर लेती थी। अगर वो मुसलमान बन जाए, इस्लाम को कबूल कर ले तो उन्हें छोड़ दिया जाता था, उनका धर्मांतरण होता था, जिसके बाद उन्हें मुगल शासन में, मुस्लिम शासन में बड़ी ऊंची पोस्ट मिलती थी और उसके बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी। इस तरह से अफजल खान ने पूरे देश में साम्राज्य फैलाया था। आज की तारीख में ईडी और सीबीआई वही करती है, अलग अलग फैमिलीज के पास जाती हैं, रसूखदार फैमिलीज और व्यापारियों के पास जाती है और उनका धर्मांतरण नहीं लेकिन पक्षांतरण करवाती है। पक्षांतरण यानी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में शामिल हो जाए और इसी के साथ उनका छुटकारा हो जाता है, उन्हें बड़ा ओहदा मिलता है। आखिर इस तरह की कंपैरिजन का क्या कोई औचित्य है? क्या ये कंपैरिजन संबंधित रूप से सही है, गलत है? इस पूरे मामले पर विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में जो कवरेज करने वाले सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनमें से एक अनुराग त्रिपाठी जी मौजूद हैं। अनुराग त्रिपाठी जी टाइम्स ग्रुप के बहुत ही वरिष्ठ और जाने माने पॉलिटिकल एडिटर रह चुके हैं और वो अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीति के बारे में विश्लेषण करते हैं, वो सटीक होता है। आइए अनुराग जी से हम बात करते हैं। अनुराग जी, ये जिस तरह की टिप्पणी की है अफजल खान की फौज और अमित शाह की ईडी और सीबीआई की फौज, आपने कई पॉलिटिकल जनरेशंस कवर किए हैं, 5 दशक से ज्यादा आप पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं। इसे बेतुका बयान कहा जाए या ये संबंध रखता है, आज के रिलेवेंस रखता है पॉलिटिक्स के साथ? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमको शिवसेना के इतिहास में जाना पड़ेगा। शिवसेना बहुत पुरानी पार्टी हो गई है अभी, तो बीजेपी से कहीं पुरानी पार्टी है शिवसेना। और शिवसेना का मूल जो है वो मराठी हितों की रक्षा के लिए बना था, मराठी मानुस की रक्षा के लिए बना था। बाद के हिस्से में उसने बीजेपी से अलाइन कर लिया और हिंदुत्व के हितों को। उसके जो शलाका पुरुष हैं वो हैं छत्रपति शिवाजी महाराज।
और सारे के सारे उसके जितने शिवाजी महाराज के जीवन के इंसिडेंट वो रोज बाकायदे, जैसे किसी धर्म में मजहबी गुरु को लेकर के जैसे इंसिडेंट गिनाए जाते हैं, वैसे शिवसेना के इतिहास में वैसे इंसिडेंट गिनाने के एक तरह का पुराना इतिहास रहा। इधर उद्धव ठाकरे ने उसका, उद्धव ठाकरे के जो पिताजी थे बाला साहब ठाकरे संस्थापक है, वो तो लगभग अपने हर भाषण में किसी न किसी को शिवाजी के इंसिडेंट में ला करके इस तरह के भाषण दिया करते थे। उद्धव ठाकरे थोड़ा सा संयत बोलते हैं उस मामले में, और संयत मैं कहूंगा कि वो बहुत ज्यादा हर्ट नहीं करते ज्यादा उस तरह से कोई। ये शायद अब की बार का उनका भाषण बिल्कुल अपने पिता की लकीर पे चला गया है, और बहुत अरसे बाद आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे ने ऐसी कोई बात बोली हो कि जो इतनी कंट्रोवर्सी हुई हो, तो आपने नहीं देखा होगा उनके किसी कोई बयान ऐसा बेतुका आ गया होगा और जिस पर वो क्या बोल गए ये चर्चा हुई हो। ये और कितनी लगी बात, कितनी मर्मांतक बात लग गई वो ठीक है। जैसे उन्होंने अभी हाल में उप मुख्यमंत्री को एक टिप्पणी कर दी और वो लगी मर्मांतक, पूरी बीजेपी छटपटा के रह गई और वो कह दिया। हाँ, वो बिल्कुल वो इस तरह की तो बात तो लगती है, लेकिन अतार्किक बात उद्धव ठाकरे के मुंह से हम लोगों ने इसके पहले नहीं सुनी, ठीक है ना। अफजल खान एक कैरेक्टर हैं, बीजापुर के सरदार हैं, जो शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए भेजे जाते हैं वहां से, और वो अत्याचार की पूरी श्रृंखला लेते हुए चला, तो अंत में उनका पेट फाड़ के शिवाजी उनको मार भी डालते हैं, ऐसी कथा है। लेकिन उसके पहले जो कथा है वो अत्याचार का भयानक, जो कथा में मिलता है कि वो भयानक अत्याचार, उन गांव के गांव जला दिए उन्होंने, उसमें हर तरह का उन्होंने उपयोग किया, रेप से लेकर के। आप देखिए कि वो तो एक बहुत ही आताताई सरदार के रूप में उनका जिक्र आता है, और वो बाद में जस्टिफिकेशन होता है कि शिवाजी बिल्कुल उनसे बातचीत के बुलाते हैं मेल मुलाकात के लिए, और उनका पेट फाड़ देते हैं अपने नख से। वो जो उन्होंने लंबे लोहे के नख पहने रहते हैं उससे पेट चीर के आंतड़ियां निकाल देते हैं, ऐसा एक जिक्र मिलता है मतलब इस लायक का। और ये इसका संदर्भ है। ये संदर्भ जो है वो इतना भयानक संदर्भ है कि ये संदर्भ आज की डेट में लागू करना थोड़ा मुझे लग रहा है कि बात जो कहना चाहते थे उद्धव, वो उनको लगी है बात सही है कि आज के दिन में ईडी का जैसा इस्तेमाल वो किया जा रहा है, और ये सबको लग रहा है। भारत के मेरे ख्याल से थोड़ा भी समझदार आदमी होगा तो वो जानता है ईडी का क्या उपयोग। भ्रष्टाचार की एक पूरी गंगा की गटर गंगा ही बीजेपी की तरफ बह निकली है। महाराष्ट्र का कम से कम मैं जिक्र करूं तो आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल भ्रष्टाचारी किसी एक पार्टी में है, आप आंख मूंद करके बोल सकते हैं वो बीजेपी में, क्योंकि हाल के दिनों में जो खेप में आए हैं, जो शिंदे की सेना से आए हैं, और वो सब के सब भाई साहब, कुछ इसमें एक आध दो ठीक ठाक हो भी सकते हैं, लेकिन जनरली उनके बारे में उन्हीं पे और आरोप उसी बीजेपी ने लगाए, उन्हीं के नेताओं ने लगाए हैं आरोप बिल्कुल पूरी तरह से। तो वो दर्द जो है उनका समझ में आता है कि आज तक ये चोर थे, ये बदमाश थे, बीजेपी में आते ही ये सब स्वच्छ और बिल्कुल वो हो गए और वो उनके बारे में भूल गए। वॉशिंग मशीन, लॉन्ड्री, वॉशिंग मशीन, बीजेपी पाउडर निर्मा वैसा कुछ है कि वो साफ हो गए, और वो बीजेपी के नेताओं ने करना पड़ा। तो उनका दर्द जो है, वो जो बात जो बोल रहे हैं वो उसके जो संदर्भ बताने की शायद कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि वो जायज बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो संदर्भ जो उठा लाए हैं वो थोड़ा सा यहाँ फिट नहीं बैठ रहा, ऐसा लग रहा है कि भाई वो ये बताइए अनुराग जी, फिर ये बताइए कि पहले कलंक वाली टिप्पणी, अब अफजल खान वाली टिप्पणी, क्या उद्धव ठाकरे इस समय बहुत जबरदस्त कोई सनसनीखेज बयान देना चाहते हैं जिससे शिवसैनिकों में हवा भर जाए, और ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ये उसका परिणाम है, या फिर वो अपनी लाइन से कहीं चूक गए हैं, या फिर वो कर रहे हैं जो ओरिजिनली है नहीं? आप क्या मानते हैं? मैं थोड़ा सा अलग मेरा इसमें राय है। मैं मानता हूं कि बाला साहब ठाकरे के विचारों पर शिवसेना काम करती रही है। वो शिवसेना जो है वो बाला साहब ठाकरे या न शिवसेना, अगर उसका जैसे बंच ऑफ थॉट्स गुरु गोलवलकर के मतलब आरएसएस, ये अब तक का संदर्भ रहा है। तो जो बाला साहब ने बोला, जो किया, जो कहा, जो उनके कथाएं हैं, वही शिवसेना है। ये एक जनरल कोई संविधान की बात नहीं है, ये तो जो बाला साहब ने किया, कहा,
उनके उद्धव ठाकरे भी खिलाफ रोज बाला साहब ने ये कहा था, कांग्रेस से मिलोगे तो आप ऐसे, आप बेईमान मक्कार होगे, वो सारे संदर्भ उसी तरह के रोज चल रहे हैं, आप देखें यहाँ के। तो वो ऐतिहासिक संदर्भ वहां भी वहीं से लाए जा रहे हैं और वो बताए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे वॉज एन एक्सेप्शन इन शिवसेना। उद्धव ठाकरे का जो रोल है, और आदित्य ठाकरे का भी फॉर दैट मैटर मैं जोड़ लूं उसके साथ, वो एक अलग तरह का रोल है। उन्होंने शिवसेना को एक कदम आगे उठा करके ले गए। शिवसेना का मतलब शाखा प्रमुख, शाखाओं में जोर जबरदस्ती, कुछ वसूली और कुछ पहुंचाना यहाँ तक, कुछ रखना, सोने की चेनें पहने उनके शाखा प्रमुख यहाँ से ऊपर तक नीचे तक, और सफेद कपड़े और सफेद जूते पहने हुए शाखा प्रमुख, भाई साहब सफेद जूते पहन के कोई, हाँ टीका, सफेद दाढ़ी लग जाती तो टीका लग जाता है फिर, है ना। तो वो सफेद जूते तक सफेद, भाई साहब सफेद जूते के साथ भाई साहब मुंबई में किसी भी बस्ती में कोई काम कर सकता है भाई साहब, ये बड़ा बड़ा अजीब है। लेकिन ये जिस तरह का संगठन शिवसेना का तैयार हुआ, वो बड़ा आदर्श संगठन शिवसेना तैयार हो गया, ये मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन उद्धव ठाकरे ने ओवर द टाइम उसको चेंज किया है। उसमें पहली बार उन्होंने नॉन महाराष्ट्र शालीन बन गया ना, बड़ा शालीन बन गया ना अनुराग जी, बहुत शालीन बना, एक थोड़ा डिसिप्लिन आया, वो वसूली बंद, वो नाटक बंद, वो पकड़बाजी बंद, घुसे चप्पल बंद, ये सब बंद हुआ ना। हाँ, ये रोजाना किसी की मुंह पे शाही पूज जाती थी, किसी को जूते पड़ जाते थे, रोज का काम था भाई साहब। शिवसेना का फुल टाइम यही काम कारोबारी था, वो नहीं हो रहा। तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से अलग है। लेकिन पुराने शिव सैनिक जो हैं वो ये इसी बात पे आक्षेप उठाते हैं कि ये बाला साहब का पुत्र नहीं हो सकता, इस तरह नहीं लड़ रहा, ये उस तरह नहीं कर रहा। उनको एक वर्ग है जिसको चाहिए कि शिवसेना उस रूप में, वो एक वर्ग है और उसकी अरसे से मांग रही है, आज से नहीं है। आज उद्धव ठाकरे आज से नहीं शिवसेना चला रहे हैं, लगभग 2 दशक से अब शिवसेना चला रहे हैं। बाला साहब की बीमारी के बाद भी उन्होंने चला, एक तरह से संगठन चला। उन्होंने संगठन को कई रूपों में बदला, जैसे नॉन महाराष्ट्रियन पदाधिकारियों की नियुक्ति आप देखिए, गुजराती पदाधिकारी, उत्तर भारतीय पदाधिकारी, साउथ इंडियन पदाधिकारी शिवसेना में पहली बार उद्धव ठाकरे के समय में आए। तो इंक्लूसिव है, मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम शाखा प्रमुख, ये सब वो कर चुके बहुत पहले। उन्होंने उसको शिवसेना का रूप बदला, उसको इंक्लूसिव बनाया। तो इंक्लूसिव संगठन बनाने में तो संकट रहते ही हैं। आज बीजेपी वो मुद्दे नहीं उठा सकती जो संघ उठा सकता है। संघ का हिंदुत्व एजेंडा है, वो चीजों को बोल सकता है, लेकिन बीजेपी चाहे भी तो वो मुद्दे नहीं बोल सकते। तो बाला साहब ठाकरे और उनके शिवसेना में यही फर्क है जो संघ और बीजेपी में। तो ये बीजेपी है एक तरह की आज की, मतलब एक बड़ा, लोग इसको बोलते हैं बड़े डरे सहमे से काम कर रहे हैं वो, तो वो उनकी समझ में बात आ रही। ये कहीं ना कहीं आरोप उन पे लगते रहे हैं, और उनकी तुलना में उनके जो चचेरे भाई हैं राज ठाकरे, जिन्होंने बड़ा साहब के समय तोड़ करके अलग पार्टी बना ली थी, वो आक्रामक मुद्दे उठाते हैं और आक्रामक तरीके से उठाते हैं। उनका तरीका ही अलग है। उनका आज भी तरीका है कि कब किसी को धमका दिया जाए उनकी पार्टी में, कब किसी के साथ, है ना, ये सब कॉमन वो रेला चल रहा है वहां से। तो वो कंपैरिजन भी है कि भाई उद्धव ठाकरे, ये मेरे पास एक प्रेशर काम करने लगा कहीं, और ये प्रेशर में उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं प्रेशर में आते दिख रहे हैं। ये जो ओल्ड टाइमर हैं इनके प्रेशर में आते गए। इस प्रेशर में आकर के उन्होंने ये मैं तो पिछले वाले बयान को भी बहुत अतार्किक नहीं कहूंगा, ये पहला उनका ऐसा बयान है जो तर्क की सीमा से परे चला जाता है। किसी को अफजल खान बताना, है ना, अफजल खान का मतलब केवल यही नहीं है, केवल डराना धमकाना वो अफजल खान का मतलब नहीं था। अफजल खान ने बहुत सारे उन पापों को किसी को ले जाना, किसी भी व्यक्ति को, मेरे ख्याल से थोड़ा अति वो कर गए हैं, और वो बिना सोचे समझे शायद बोल गए हैं, या सोचे समझी रणनीति है, ये जानना मयूर भाई हम लोग के लिए थोड़ा कठिन काम होगा आज की डेट में, लेकिन उन्होंने किया है। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, मेरा आखिरी सवाल होगा। आप बहुत बहुमूल्य समय हमें दे रहे हैं। ये उन्हें फायदा पहुंचाएगा या ये उन्हें नुकसान ले जाएगा? क्योंकि ये जिस दिशा में जा रहे थे वहां से यू टर्न टाइप लग रहा है। हाँ, ये जो उनका जो विकास वाला एजेंडा, देखिए 2 चीजें होती हैं, एक विकास का एजेंडा, ऐसे बीजेपी में थोड़ा कंपैरिजन करता चलो साथ साथ। बीजेपी का एक विकास का एजेंडा, मोदी जी का एक विकास का एजेंडा है, वो उनके राज्यों में उनका एक सर्टेन रेंज है उनकी, और वो करते रहते हैं उसको, वो
कई कई क्षेत्रों में नजर आई। फिर उनका एक हिंदुत्व एजेंडा है, तो हिंदुत्व एजेंडा जो है वो उनके जिन सिपा सालारों पे चल रहा है उन पे कई आरोप और भयानक चलते हैं, और मोदी जी वहां चुप भी हो जाते हैं, एक्शन भी नहीं होते, नहीं दिखते, कई बार ऐसा लगता है। तो वो जो चीज है वो असमंजस यहाँ पर भी शिवसेना में आपको नजर आए। ये जो शिवसेना है ये अब तक जो है, जैसे जितने जितने जल्दी कांग्रेस में थोड़ा भी बेतुका बयान दिया, इतना भी, तो कितने मिनट वो कांग्रेस में रह सकता है। मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मिनट की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, सोनिया वो तो गांधी की कांग्रेस में, है ना, तुरंत एक तुरंत। मिनट में साफ, और शायद हमेशा के लिए साफ। और हाँ पुरातन लोग, पुराने 150-50 साल, 2-2 पीढ़ियां जिन्होंने साथ लिया है, उनको भी बख्शा नहीं जाता, ये स्थिति है। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है, मोदी जी की बीजेपी में तो बिल्कुल नहीं है इस तरह से, है ना। और शिवसेना में भी ऐसा नहीं रहा है। अगर आप लॉयल रहो तो आपके सारे पाप झांक के रखे दिए जाते हैं, है ना। ये स्थिति है आज की डेट में। तो उद्धव ठाकरे ने भी कोई बहुत बड़े एक्शन लिए हों, वो लोग उनको छोड़ करके चले गए, उन्होंने किन्हीं को बहुत निकाला हो पार्टी से, ऐसे भी कोई एग्जाम्पल आपको नहीं दिखेंगे उनके नहीं सामने। अपने जीते जी उन्होंने नहीं किसी को निकाला हो, यहाँ पड़े रहो। कई बार वो बात करना बंद कर देते हैं, मिलना बंद कर देते हैं, है ना। एक कि अब आपकी नजरबंदी हो जाएगी कि आप नजर में नहीं आएंगे मेरे, बस ये पुरातन राजाओं का जैसे हिसाब किताब था, तो वो शैली से वो बंद कर देते हैं मिलना। और वो पूरी तरह तोड़ते नहीं और निकालते तो किसी को भी नहीं। तो ये जो स्थिति है शिवसेना की, ये शिवसेना की स्थिति को ठाकरे ने कितना बदला है और कितना बदलना चाहते हैं, आज कहीं ना कहीं वो दिख रहा है कि एकदम से फिर से एक बार आप इधर देखिए, गौर कीजिए कि स्थिति कैसे हुई। राज ठाकरे ने अचानक एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया है सारे राजनीतिक दलों के खिलाफ कि ये क्या कर रहे हैं। और वो सिग्नेचर कैंपेन गली गली मोहल्ले मोहल्ले हो रहा है, किसी दिन वडाला डिपो में हो रहा है, किसी दिन स्टेशन पे, उसको भयानक प्रतिसाद मिल रहा है। वो जो साइन बोर्ड हैं जिस पर शायद 100-200 साइन, उसमें किनारे किनारे तक होते होते कई हजार सिग्नेचर लोग करने के लिए खुद आ रहे हैं। सामान्य लोग गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, रोज पार्टी, आज इधर आज उधर, आज इसकी सरकार कल उसकी सरकार, ये जो स्थिति, हमने वोट किसको दिया और वो कल कहाँ खड़ा है, ये भयानक स्थिति है किसी भी लोकतंत्र के लिए, और शायद जनता इससे भयानक नाराज है। तो ये भी समझ में उनके आ रहा है, और इसका फायदा चचेरा भाई उठाता दिख रहा है। कितना उठा पाएगा ये नहीं दिख रहा। वो उनके लिए एक कहीं ना कहीं वो भी एक थ्रेटनिंग फेस है, कहीं ना कहीं एक ऐसा सुप्त ज्वालामुखी है जो उनको भयानक नुकसान पहुंचा सकता है, कि अगर ये कारगर नहीं है तो शिव बाला साहब ठाकरे की विरासत शायद राज ठाकरे ज्यादा बेहतर चला सकते हैं। ये अगर बोलना शुरू हो गया तो उनके लिए एक खतरनाक है। तो वो अचानक, ये उनका फेज आप देखिए, उनकी एक्टिविटी जो है वो अचानक बढ़ जाती है। जब राज ठाकरे जैसे एक्टिव होते हैं, शिवसेना अचानक एक्टिव होती है। तो राज ठाकरे ने अचानक बोलना शुरू कर दिया सब नेताओं के बारे में, जिनसे राज ठाकरे रोज मुलाकातें कर रहे थे, रोज गलबैया डाल के रोज सवेरे शाम मिल रहे थे, उन्हीं के बारे में आज बोल रहे हैं। आज मजेदार बात ये भी है। तो वो आप देखिए, वो लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए तो सब वो सारे द्वार बंद पड़े, तो उन्होंने आज बोला, और बाकायदे एक अफजल खान का वो लिया। क्या ये भी मयूर भाई सोचने की बात है, क्या वो चाहते थे आओ मेरे ऊपर बरसो, हिंदुत्व पे आओ और हिंदुत्व वाली बात को लेकर के? ये तो ये ऐसा बयान था जिसको सोचे, जो सामान्य समझ रखने वाले आदमी भी जानता है ये बोलेगा तो एकदम से लोग टूट पड़ेंगे। ये बोलना जो है, जहां तक वो गए हैं, उनको मुंह से निकल गया होगा तो 1 मिनट के अंदर वो स्ट्राइक हुआ होगा कि मैं क्या बोल गया हूं, है ना। मैं फिर उसको कुछ करेक्शन करते हैं उसके बाद, तो करेक्शन भी बहुत ज्यादा हुए नहीं है उसमें, मामूली आप देखिए बयान में मामूली इधर उधर करके छोड़ दिया गया है। तो मेरे ख्याल से ये क्या सोची समझी बात है? मैं जो इस प्रश्न पे आ रहा था कि ये सोचा समझा गया है, उठा करके फेंका गया है, वो चाहते रिएक्शन उन पर हों। जितने रिएक्शन उद्धव ठाकरे पे होंगे वो उतने बड़े नेता बनते चले जाए। बीजेपी अगर अपना पूरा का, अब तक बीजेपी ने अपना पूरा का पूरा पावर सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे पे लगा, अब थोड़ा पवार की तरफ वो मुड़ते हैं कभी कभी, लेकिन फिर अधूरे मन से फिर लौट आते हैं। तो उद्धव ठाकरे हाल के दिनों में आप देखिए, महाराष्ट्र के ऑपोजिशन में जितने पार्टीज हैं, आज उनकी पार्टी टूट गई है बुरी तरह, विधायक उनको छोड़ गए हैं, विधायक तो शरद पवार को भी छोड़ गए हैं, और कांग्रेस के लगभग छोड़ने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं आज की डेट में। कब बुला लिया जाए और कब वो चले जाएं। लेकिन उद्धव ठाकरे का जो खुद का पर्सनल जो है, वो उनका जो स्टेचर है,
वो पिछले दिन बढ़ा है, और जितना उनको अटैक किया जाता है उन पर, उतना स्टेचर बढ़ता जाता है। बीजेपी जितना अटैक करती है उतना उनका मुस्लिम वोट बैंक बिल्कुल मजबूत, एक तरह का जो शिवसेना को जो बीजेपी को हटाने वाले एंटी मोदी जो जितना हिसाब किताब, मैं खाली मुस्लिम नहीं गिन रहा हूँ, मैं कई छोटे मोटे पार्टियों में बटे दलों की भी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पुराने जनता दल के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पुराने हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी सिंपथी भी उद्धव ठाकरे गेन कर रहे हैं जितना उनको अटैक किया जा रहा है। और आज की डेट में वो, अब मैं ये नहीं कहूंगा, कहना चाहता हूं कि पवार वॉज द ओनली फेस ऑफ दिस ऑपोजिशन इन महाराष्ट्र, लेकिन उद्धव ठाकरे उनसे कहीं बड़ा फेस बनने की स्थिति में आज दिखाई देने लगी, और सिर्फ क्योंकि उसका नाम लिया। जैसे पुराने समाज से अफजल खान जैसे एग्जाम्पल देने से, ये अफजल खान जैसे एग्जाम्पल देने से, ये कलंक जैसा एग्जाम्पल नागपुर में जाके, अच्छा मुंबई में बैठे हुए कलंक कहते तो एक बात थी, नागपुर में जाके आपने कलंक कहा, क्योंकि नागपुर की जनता देवेंद्र फडणवीस को प्राइड ऑफ नागपुर मानती है, विदर्भ का पहला आदमी जो मुंबई में जाके मुख्यमंत्री बना। तो ये कहीं ना कहीं वहां के लोगों के सेंटिमेंट को आपने हर्ट कर दिया, आपने अफजल खान कह दिया। आज की डेट में अगर आप ध्यान से देखें तो जो मुस्लिमों के जुलूस निकलते हैं, जो पिछले दिनों में केसेस दर्ज हुए, उसमें औरंगजेब अफजल खान के पोस्टर्स लेके मुस्लिम बाहर निकले थे, ये भी हमने देखा था। तो ये कहीं ना कहीं क्या डैमेज कर रहा है? देखिए, हर राजनीति में जो नुकसान होता है वही तो फायदा होता है। ओके। राजनीति में कभी पूरा नुकसान नहीं होता, हमेशा एक, जैसे कैरम खेलते हो आप, एक गोट सामने जाती है और रिबाउंड में वो जो आपका स्ट्राइकर आता है और फिर से दोबारा यहाँ गोटी को मारता है, तो इसमें सिर्फ नुकसान ही होगा उनका, ऐसा नहीं होने वाला। मैं भाई आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि उनका कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो आक्रामक तरीके से बीजेपी से लड़ेंगे और बीजेपी उनके खिलाफ लड़ती नजर आएगी और ज्यादा आक्रामक तरीके से लड़ेगी और एक ही नाम लेगी। अगर वो एक ही नाम उद्धव ठाकरे का लेते रहेंगे लगातार, तो उद्धव ठाकरे का स्टेचर बढ़ता रहेगा, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, एक तरह का जो तर्कपूर्ण दुनिया है, जहाँ लोग सोचते समझते हैं और वो इनसे उनको कोई, ये पुराने चीजों से कोई मतलब नहीं, आज विकास का एजेंडे पे सोचते हैं, मुझे क्या, मेरे लिए क्या लेना देना, ये जो सोचने वाले सवाल हैं, उसको कहीं ना कहीं ये मन में लग सकती है बात कि भाई ये क्या बोल गए। लेकिन बहुत सारा एक वर्ग ऐसा भी है कि जिसको अतार्किक और नासमझी भरे, मूर्खता भरे बयान बहुत आकर्षित करते हैं, और वो जोर से उधर आ जाती है। और शिवसेना में ऐसा एक बहुत बड़ा कैडर है कि जो इतिहास के ऐसी चीजों को उठा करके वो कल से बोलना शुरू कर दें। कल से शिवसेना की मीटिंग में अफजल खान बोलना ना शुरू कर दिया जाए तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। ये इसका भी जो है वो उपयोग किया जा सकता है राजनीति में, और वो करने से परहेज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और वो शिवसेना है, शिवसेना अपने रूप में, रंग में है, और अब ठाकरे अपने शिवसेना के रंगत में पुरानी लौट रहे हैं। ये एक दो घटनाएं लगातार हो रहे हैं ना, एक दिन दूसरे दिन लगातार ऐसे बयान आना उनके, मेरे ख्याल से मुझे कहीं ऐसा मन में लगता है कि ये बहुत सोची समझी रणनीति पर काम करते हुए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है पहले से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आपने बहुमूल्य समय दिया और आपका नॉलेज जो था वो हमारी चैनल के ऊपर आपने शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे जो बयान दे रहे हैं वो उनकी पर्सनालिटी के साथ में भले ही सूट करता हो या ना करता हो, इस समय उनकी राजनीति के साथ में वो जरूर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। वो अपने शिव सैनिकों में दम भरना चाहते हैं, पावर भरना चाहते हैं, और इसी लड़ाई में वो पिछले दिनों से बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। देखना ये होगा कि ये एग्रेशन कितने दिन बरकरार रहता है और उसका रिजल्ट क्या आता है। शो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।